इजराइल। नहीं, आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आप चाहे या न चाहे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि हैकिंग के मामले में इजराइल का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। पहले दिन से ही पड़ोसी देशों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए इजराइल ने अपने आप को एक साइबर महाशक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। फ्लेम, स्टक्सनेट, दुगु, गॉस, इस तरह के आपत्तिजनक साइबर टूल्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बार बार विफल किया है। इजराइल ने तो कास्परस्की तक को भी हैक कर लिया था। रूसी सरकार अपने इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग गोपनीय जानकारी खोजने के लिए करती पकड़ी गई। मोबाइल टैपिंग से लेकर सैटेलाइट सिग्नल को हैक करना, समुद्र के नीचे फाइबर केबलों को टैप करना। कुछ लोग तो इजरायली खुफिया विभाग को अमरीकी एनएसए के बराबर मानते हैं, जो शायद एनएसए की जासूसी भी करता है। वैसे अमेरिका के खिलाफ जासूसी में तीसरा सबसे आक्रामक देश का दर्जा इजराइल को दिया जाता है। निजी क्षेत्र को अभी गिना नहीं गया, जहां साइबर सुरक्षा में वीसी फंडिंग में अमेरिका के बाद इजराइल दूसरे स्थान पर है। We're punching 200 times above our weight. इजराइल में साइबर सुरक्षा फर्मों के सामान्य झुंड के अलावा आक्रामक साइबर योग्यता में विशेषज्ञता वाले विशेष स्थान भी है। जहां वाइस्पियर जैसी कंपनियां इंटरसेप्शन वैन बेचती हैं, वहीं एनएसओ जैसे ग्रुप हैं जो मोबाइल फोन के जीरो डे कमियों का उपयोग करते हैं, और जो संस्थान अच्छी कीमत दे सके उन्हें देश तक की साइबर क्षमता को बढ़ाने के लिए बने बनाए हैकिंग टूल बेचने वाली कई विवादास्पद कंपनियां भी हैं। तो ये सब हमें सोचने को मजबूर करता है कि कैसे एक देश जिसकी आबादी न्यूयॉर्क शहर के बराबर हो, साइबर सिक्योरिटी में एक विश्व शक्ति बन पाया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जब इजराइल अपने सबसे बुरे दौर में था। योम किपुर युद्ध इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलता थी। असावधान इजराइल पर मिस्र और सीरिया द्वारा एक संयुक्त आक्रमण में लड़ाई के शुरुआती दिनों में इजराइल को अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ा। एक के बाद एक मोर्चे पर हारने के कारण पूरे देश में दहशत और भ्रम फैल रही थी। रणनीतिक गहराई का अभाव इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है। कई स्थानों पर तो केवल 9.3 मील की चौड़ाई ही है। इस कारण युद्ध के लिए तैयार न रहना इजराइल के अंत और विलुप्त होने की तैयारी के बराबर है। 1973 एक ऐसा अपमान था जिसने पूरे सैन्य राजनीतिक प्रतिष्ठान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण इजराइल ने अपने खुफिया बलों को पूरी तरह से बदल दिया और एक ऐसा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बनाया जैसा विश्व में अन्य कोई नहीं है। यही था शिमोन माताइम यानी यूनिट 8200। आज यदि हम रिजर्व के सैनिकों को भी मिला ले तो यूनिट 8200 अब इजराइल में सबसे बड़ी इकाइयों में से एक बन गया है। यूनिट 8200 एक तरफ जहां सिग्नल इंटेलिजेंस को संभालती है, वहीं इजराइल के लिए आक्रामक साइबर ऑपरेशंस भी करती है। हर बड़े ऑपरेशन में शामिल इजराइल के सभी इंटेल के 90% की आपूर्ति यूनिट 8200 ही करता है, फिर चाहे वो मोसाद, शिन बेट या कोई और विशेष यूनिट हो, और उनसे ये रिश्ते हैकिंग के तरीकों में मदद करते हैं, फिर चाहे रिमोट हैकिंग हो या स्थानीय। और इसी ने इजराइल को क्षेत्रीय शक्ति बनाया। सीरिया के परमाणु रिएक्टरों पर बमबारी वाले ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स को ही ले। मोसाद ने एक सीरियाई अधिकारी के होटल के कमरे में घुसकर उसके कंप्यूटर पर मैलवेयर लगाया, जिससे यूनिट 8200 ने गुप्त परमाणु योजनाओं और चित्रों को खोज लिया। लक्ष्य को सत्यापित करने के लिए एक तरफ जहां उन्होंने क्षेत्र में संचार की निगरानी की, वही कमांडोज ने रिएक्टर क्षेत्र में छापा मार मिट्टी के नमूने एकत्रित कर लिए। बमबारी के दौरान एक हैकिंग विमान ने दुश्मन के रडार स्क्रीन पर साफ आसमान दिखाने के लिए सीरिया की वायु रक्षा प्रणालियों में कोड इंजेक्ट किया। योम किपुर अपमान के बाद से इजराइल एक खुफिया शक्ति का केंद्र बन गया है, ताकि किसी भी संघर्ष की सूचना पहले से ही मिल सके। इजराइल ने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी साइबर इकाइयों का निर्माण किया है, ताकि वॉर ऑफ एट्रिशन यानी लंबे समय तक युद्ध की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही दुनिया के सामने ये छवि बनाई जा सके
कि इजराइल को युद्ध के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमला, सुरक्षित सीमाएं, प्रतिरोध, निर्णायक जीत और त्वरित कार्रवाई के लिए पारंपरिक सैन्य इकाइयों के साथ घनिष्ठ समन्वय, बिल्कुल क्राव मागा की तरह। क्राव मागा इजराइल की नजदीक के युद्ध की प्रणाली है, जहां आप लड़ने से बचते हैं, लेकिन उकसाए जाने पर बड़े पैमाने पर हिंसा करते हैं, शरीर के उन हिस्सों को निशाना बनाते हैं जो स्थायी चोट या मौत का कारण बनते हैं। यही इजराइल के साइबर खुफिया तंत्र का आधार है। अपनी सुरक्षा नीति को इतना सक्षम कर दो कि छोटा साइज या कम गिनती में होना कोई माने न रखे। You might be thinking of ganging up on me, but just remember what I do to people who try to hurt me. किंतु जरा रुकिए, इस प्रकार की क्षमता वाली साइबर सेना का निर्माण कैसे किया जा सकता है? आइए देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ है जिसे एक मॉडल की तरह प्रयोग कर कोई दूसरा देश अपनी साइबर सुरक्षा टीम बना सकता है। सैन्य मामलों में क्रांति नामक एक अवधारणा है जिससे कोई देश अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके बारे में सबसे पहले PLA के 2 कर्नल्स ने अपनी किताब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखा था, जिन्होंने पहली बार कानूनी, आर्थिक और साइबर क्षेत्रों को युद्ध का हिस्सा बनाकर पेश किया। दोनों लेखक एंडी मार्शल नामक एक व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे। एंडी मार्शल पेंटागन में एक गुप्त थिंक टैंक चलाता था जिसे ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट कहा जाता था। मार्शल के अनुसार आप अपने लोगों को तकनीक के साथ कितनी अच्छी तरह संचालित और व्यवस्थित करते हैं, RMA बस इसी बारे में है। उदाहरण के लिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस और जर्मनी दोनों के पास विमानों, टैंकों और रेडियो की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फ्रांस पहले वर्ल्ड वॉर के पुराने सिद्धांतों पर आधारित मैजिनॉट लाइन बनाता रहा। मैजिनॉट लाइन अर्थात किलों की एक महंगी श्रृंखला जो रक्षात्मक युद्ध पर केंद्रित थी। दूसरी और पहले वर्ल्ड वॉर को हारने के बाद जर्मनों को अपनी सेना कम करनी पड़ी थी और उन्हें सब कुछ पूरी तरह से पुनर्गठित करना पड़ा। उन्होंने ब्लिट्जक्रीग नामक एक हल्की, मोबाइल रणनीति बनाई जिसमें टैंकों और वायु सेना का उपयोग किया। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई किसने जीती। जब साइबर शक्ति की बात आती है तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। टेक्नोलॉजी और साधन सबके पास एक जैसे ही हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप अपने लोगों और उनके दैनिक कार्यकलापों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। और यही इजराइल सबसे अलग है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस देश के एक बड़े HR डिपार्टमेंट की तरह है। हर साल 60,000 से अधिक लड़के लड़कियां स्कूल ग्रेड, व्यक्तित्व और IQ के मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न इकाइयों में भर्ती किए जाते हैं, जहां ज्यादा नंबर वालों को यूनिट 8200 जैसी जगह और कम नंबर वालों को बॉर्डर पुलिस मिलती है। लेकिन चयन प्रक्रिया किंडरगार्टन से ही शुरू हो जाती है, जिसमें शिक्षक खेल और अन्य गतिविधियों का उपयोग करते हुए कक्षा को वितरित करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे टेस्ट देते रहते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को बेहतर कोर्स में डाला जाता है। हाई स्कूल में कक्षा के बाद किए साइबर कार्यक्रम मिलिट्री की टेक्निकल यूनिट के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण करने में मदद करते हैं। और जब सेना में भर्ती करने का समय आता है तो स्वयं सीख समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल कर सकने वाले विद्यार्थी जो एक टीम में काम कर सकते हों, ऐसे विद्यार्थी प्राथमिकता पर भर्ती किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ यूनिट 8200 के द्वार तक पहुंचने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे वास्तव में अच्छे हैं। सही टीम में जगह पाने के लिए आप 6 महीने के माइंड बूट कैंप से गुजरते हैं, जहां आप सुबह से शाम तक प्रोग्रामिंग, अरबी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस ट्रेडक्राफ्ट आदि सीखते हैं। फिर वे छोटी छोटी टीमों में वास्तविक दुनिया के सीमित समय सीमा वाले मिशनों के जैसी परियोजनाओं पर काम करते हैं। तकनीक जानना ही सब कुछ नहीं, आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपके वर्क कल्चर में फिट हो सके। यूनिट 8200 जैसी तकनीकी इकाइयों के लिए 4 प्रमुख विशेषताएं चाहिए होती है। हटस्पाह या अक्खड़, चतुर, दुस्साहसी, वो करे जो कोई और करने को तैयार न हो। रोश गार्डोल,
पहल करना और चीजों को सर्वोत्तम तरीके से करना, इसका मतलब भले ही अधिक काम क्यों न करना पड़े, क्योंकि आपको वो दिखाई देता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। बिग पिक्चर। बिट्जुआ, काम पूरा करने में साधन संपन्न होना। दाव का, एक स्थिति के बावजूद काम करना और सिर्फ उसी उद्देश्य पर रहना। लेकिन केवल किसी की न सुनने वाला अक्खर सनकी होना ही काफी नहीं है। आपको अपने साथ काम करने वाले अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाने में भी अच्छा होना चाहिए। जब आप कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति होने की बजाय अपने जैसे ही अच्छे या स्मार्ट लोगों से घिरे हो, तो जिद्दी बन जाना और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करना आसान होता है। इसीलिए एक समूह में दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखना भी एक ऐसा गुण है जिसकी वे तलाश करते हैं, खासकर व्यावहारिक आकलन वाले अंतिम चरण में। बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और टीम वर्क। जिन लोगों में ये लक्षण होते हैं वे अक्सर आईडीएफ में सबसे विशेष आक्रामक साइबर और खुफिया कार्य करने वाली इकाइयों में पाए जाते हैं। सबसे अच्छे लोगों को पाना ही आधी लड़ाई है। आपको उन्हें सही माहौल में भी रखना होगा और यह पता लगाना होगा कि उस प्रतिभा को काम पर कैसे बनाए रखा जाए। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है रिटेंशन, यानी लोग आपको छोड़कर न जाए। मूल रूप से हर एक व्यक्ति जिसके पास कुछ तकनीकी क्षमता होती है वो सेना से जितनी जल्दी हो सके छोड़ देता है। वास्तव में लोग 3 चीजों के लिए रुकते हैं। एक, सार्थक काम जिसे आप अन्य प्रतिभाशाली लोगों के साथ किसी उच्च उद्देश्य के लिए कर रहे हों। प्राइस लॉ कहता है कि किसी संगठन में आधा काम वहाँ काम करने वाले लोगों की वर्गमूल संख्या करती है। तो 100 लोगों के संस्थान में यह सिर्फ 10 है। 36 लोगों के यह 6 है। एक लंबे पदानुक्रम या हायरार्की में आपका सबसे अच्छा खिलाड़ी नौकरशाही की परतों के कारण अलग हो जाता है। तो 6400 लोगों के संगठन की कल्पना कीजिए। काम करने वाले संगठन का केवल 1% ही है। काबिल सैनिकों को हालात और खराब लगने लगते हैं जब न सिर्फ उनके मित्र निजी क्षेत्र में उन्हीं चीजों को करने के लिए 3 से 4 गुना अधिक पैसा कमा रहे हों, बल्कि जो चाहते हो वो भी कर रहे हों। तो उनके साथ जुड़ने के लिए सेना की नौकरी छोड़ने को सख्ती से मना किया जाता है। इसके विपरीत इजराइल की साइबर इकाइयों में जहां आते ही वे लोग हैं जो पहले से गुणवत्ता के लिए जाने जाते हों, वहां अपने जैसे लोगों के साथ काम करना एक आधारभूत मानक है। रिक्रूट्स को छोटी, सीधी लेकिन लचीली टीम में संगठित किया जाता है ताकि अपनी संस्कृति के अनुरूप यथास्थिति को चुनौती दे सके। कुछ मामलों में यह सेना की तरह कम और टेक स्टार्टअप में काम करने की तरह अधिक लगता है, जहां आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम और मिशन पर स्पष्ट और सीधा प्रभाव पड़ता है। आईडीएफ साइबर सैनिकों को कम उम्र से ही बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए जब दूसरे देशों में उनके जैसे विद्यार्थी कॉलेज में अपने प्रारंभिक वर्ष बिता अकादमिक जीवन में भाग ले रहे होते हैं, तब ये सैनिक वास्तविक दुनिया के मिशनों पर 18 घंटे का समय दे रहे होते हैं ताकि बमबारी करने में मदद हो सके और लक्ष्यों की पहचान हो सके कि वे आतंकवादी हैं या फिलिस्तीनी परिवार। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास दिलाया जाता है कि वे जो करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और उनके कड़े परिश्रम का लोगों के लिए अर्थ है, जीवन या मृत्यु। क्योंकि यह सब खत्म हो जाने के बाद दूसरी तरफ उनके लिए एक आकर्षक कैरियर इंतजार कर रहा होगा। जब आप यूनिट 8200, 81, टैल्पियोट और हवाजलोट जैसे ब्रांड के नाम वाले प्रशिक्षण मैदानों से आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि उद्योग में पहले से ही काम करने वाले इन्हीं इकाइयों के पुराने स्नातकों का एक समुदाय है जो आपको इजरायली समाज के अगले स्तर तक पहुंचाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए आईडीएफ के सैनिक जीवन के बाद हवाओं में बिखरने के बजाय सारा मानव संसाधन जो इजराइल के लिए परिष्कृत और विकसित हुआ है, पुराने सैनिकों के साथ स्थानीय भूगोल में ही केंद्रित रह अपनी सेवाएं 48 साल की आयु तक देते रहते हैं। हर कोई हर किसी को जानता होता है, एक दूसरे से थोड़ा कम या ज्यादा, जिस कारण एक समृद्ध सामाजिक नेटवर्क बन जाता है जिसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की भाषा में इकोनॉमिक क्लस्टर्स कहा जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी के लिए सिलिकॉन वैली या कहें वित्तीय मामलों के लिए वॉल स्ट्रीट, इन्हीं जगहों से विश्व स्तर का इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बाहर आती है। इजराइल का छोटा आकार वास्तव में उसकी रणनीतिक साइबर शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। नेगेव रेगिस्तान के बीच कहीं इजराइल ऐसे उन्नत प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण कर रहा है जहां कंपनियां, शिक्षाविद और सैन्य साइबर इकाइयां एक साथ काम कर रही हैं। यह एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है जहां नीति और सिद्धांत को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइबर प्रतिभा के एक नए स्रोत के लिए इनक्यूबेटर का काम करती है, जहां सेना के युवा सदस्यों को नागरिक शोधकर्ताओं और उद्यमियों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी की साइबर लैब्स में झांक मारने से मैलवेयर के द्वारा एयर गैप को हॉप करने के 12 तरीके दिखाई देते हैं। उनके पास हीट, लेड, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक फील्ड, हार्ड ड्राइव की आवाज, पंखे के कंपन और ऐसा बहुत कुछ है जिसे चैनल के रूप में प्रयोग कर गुप्त रूप से संचार किया जा सके। इजराइल में इस तरह की अकादमिक शोध परियोजनाओं को एक दिन किसी मिशन में प्रयोग किया जा सकता है या स्टार्टअप के रूप में उत्पादित किया जा सकता है। कोई देश इस तरह का साइबर इकोसिस्टम कैसे बना सकता है? मानव संसाधन का निर्माण इस सब की नींव है। समय के साथ इस संसाधन को समाज में मिला देने से यह संसाधन कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। सबसे पहले आपके पास साइबर शक्ति बनने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई हाई प्रोफाइल हमला या राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपमानजनक घटना या फिर राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती कुछ भी हो सकता है जो देश भर के नेताओं को पैसा खर्च करने को और नौकरशाही को रास्ते में आने वाले दाव पेंच दूर करने को प्रेरित करे ताकि आपके देश की साइबर सेना का निर्माण हो सके। अगले कदम पर प्राइवेट सेक्टर से साइबर सिक्योरिटी में सबसे ताज़ा विशेषज्ञता के साथ व्यवसायी शिक्षकों के एक समूह की भर्ती करना है जो यूनिट के कर्मचारियों को भर्ती कर प्रशिक्षित कर सके। इस पहल को एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित करें, आदर्श रूप से कहीं बड़े शहर या मेट्रो सिटी में जो रहने के लिए एक अच्छी जगह हो। ऐसे कार्यक्रम को डिजाइन और निर्माण करें जहां स्कूल जाने वाली उम्र के छात्रों को आकर्षित किया जा सके। चयन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को चुनें जो स्वयं सीखने में उत्सुक हो और जो समस्याएं उन्होंने पहले कभी न देखी हो उन्हें हल करने में भी रचनात्मक रूप से काम करें, विशेषकर जब प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और सुरक्षा विषयों की बात आती है। आपको ऐसे नौसिखियों को ढूंढना है जो थोड़े से औपचारिक प्रशिक्षण के साथ ही जल्दी से इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंच सके। आपको ऐसे व्यक्तित्व लक्षणों की भी तलाश है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वयं काम शुरू करने का साहस दे सके। ऐसे ही लोग आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान केवल लेक्चर और होमवर्क न दें। छोटी छोटी टीम बनाकर वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों पर आधारित परियोजनाओं पर काम करने को दें, जिन पर शिक्षण स्टाफ ने स्वयं वास्तविक दुनिया में काम किया हो। शुरू में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी पद्धति अपना सकते हैं। विद्यार्थियों के ग्रुप को सीमित समय सीमा वाली तनावपूर्ण परियोजनाओं पर काम करने को दे और ऐसे लोगों पर नजर रखे जो जल्द ही एक टीम बनाकर काम करना सीख पाए। आत्ममुग्ध और संघर्ष करने वालों को टीम से हटा दें। एक बार जब आप अपने रिक्रूट्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें कुछ वर्षों के लिए उच्च प्रभाव वाले मिशनों में काम करने के लिए टीम में मिला ले, जहां उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता और धन तो हो किंतु सरकारी रोक-टोक बिल्कुल नहीं। समय समय पर उनके व्यक्तिगत विकास में निवेश करें, उनकी प्रतिक्रिया पर कार्रवाई करें और अगर वे कहीं और जाना चाहते हैं तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाने में मदद करें। इस तरह आप यूनिट के लिए एक ब्रांड नेम, एक प्रतिष्ठा बना रहे हैं जहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है, जो काम करने के लिए एक शानदार जगह है और भविष्य में अच्छे करियर का वादा करने वाला एक लॉन्च पैड है। किंतु छोड़ने से पहले उन्हें नई भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया चला नई भर्ती की जिम्मेवारी दे, ताकि आपके साइबर सुरक्षा इंजन को मानव पूंजी रूपी ईंधन मिलता रहे।
बेस्ट टैलेंट को नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा इन्वेस्ट करने से आपका टैलेंट का भंडार बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे एक समुदाय का निर्माण हो जाएगा जिसमें साइबर टैलेंट भरा पड़ा होगा। व्यापार, शिक्षा और सरकार, हर जगह, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। 10 से 20 वर्षों में आपका देश साइबर सुरक्षा पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर होगा। तो आपको क्या लगता है, इजराइल हैकिंग में इतना अच्छा कैसे बना? और क्या उनका कोई मॉडल किसी अन्य देश में भी बनाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।